नमस्ते, मेरा नाम है जुनागली और मैं हूं दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। तो हिरन प्रेमियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो बातें बताने वाला हूं ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज तक किसी भी बंदे ने हिंदी में ये कहानी आपको शायद नहीं बताई होगी। जी हां, टाइटल पढ़कर आप लोग बिल्कुल सही समझे कि आज के इस वीडियो में मैं कास्ट सिस्टम के बारे में बात करने वाला हूं। लेकिन यह गलत मत समझना कि मैं पहले से ही बता देता हूं कि इस वीडियो में मैं इंडिया के कास्ट सिस्टम के ऊपर एक शब्द नहीं बोलने वाला। मैं कोरिया के इतिहास में पहले मौजूद रहे कास्ट सिस्टम के बारे में बात करने वाला हूं कि उसका इंडिया के कास्ट सिस्टम से डिफरेंस क्या है और फिर उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, उसका इतिहास क्या है और आखिरकार वो कास्ट सिस्टम पूरी तरह से कोरिया के समाज में खत्म कैसे हुआ। मैं इसका पूरा डिटेल आप लोगों को समझाने वाला हूं। इसके लिए मैंने काफी रिसर्च भी किया है और इसके ऊपर मैंने काफी पढ़ाई भी की है। तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना और एक लाइक का बटन भी पूरा दबा देना। तो आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी फुटपाथ के। कास्ट सिस्टम को दूसरे शब्द में आइडेंटिफाई सिस्टम बोलते हैं। और आप दुनिया भर के पुराने इतिहास को खंगाल कर देखें तो एक बात दुनिया के हर देश में लगभग सामान्य रूप से देखने को मिलती है कि सिर्फ कोरिया ही नहीं बल्कि चाइना, जापान और फिर अमेरिका, ग्रीस जैसे देशों में भी पुराने जमाने में सरकार की तरफ से या फिर अपने देश के सामाजिक रूप से इस तरह के कास्ट सिस्टम मौजूद थे। और फिर लोगों को वर्गीकृत करने के यानी कि लोगों के क्लास को निर्धारित करने के आधार देश दर देश डिपेंड करता है। कुछ देश में लोगों के स्किन कलर पर लोगों को आधारित किया जाता था और फिर कुछ देशों में लोगों के पेशे यानी कि उनकी नौकरी के आधार पर उनको वर्गीकृत किया जाता था। वैसे मैं जानता हूं कि कोरिया का कास्ट सिस्टम सुनकर आप लोगों में से कई लोगों को हैरानी हुई होगी, लेकिन यह बात सिर्फ मैं नहीं बल्कि कोरिया के पूरे लोग जानते हैं कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया बनने से पहले यानी कि जापान के कॉलोनी काल में घुसने से पहले जोसन डायनेस्टी, जिसने पूरे कोरिया के सरजमीन पर लगभग 500 साल तक राज किया है, उसी डेस्टिनी में कास्ट सिस्टम पूरी तरह से मौजूद था और काफी मजबूत रूप से मौजूद था। और खास करके सबसे बड़ी बात यह है कि उसको कानूनी तौर पर यानी कि सरकार के आधिकारिक तौर पर उस कास्ट सिस्टम को स्वीकृति दी गई थी। वैसे जोसन राजवंश के कानून को देखने पर हमें एक बात पता चलती है कि कानून के अनुसार उस कास्ट सिस्टम के सिर्फ 2 वर्ग मौजूद थे यानी कि उच्च श्रेणी और निम्न श्रेणी। लेकिन आप लोगों को तो पता है कि दुनिया के हर चीज सिर्फ कानून के हिसाब से तो नहीं चलती। कानून के बाहर लोगों के जन जीवन को लेकर रिकॉर्ड को खंगालने पर इस बात की पुष्टि हो जाती है कि आम लोगों के बीच में उच्च श्रेणी और मध्यम वर्ग और फिर उसके नीचे के लोअर क्लास, इन तीनों वर्गों में बांटा हुआ था। और जाहिर सी बात है कि उच्च श्रेणी में राजा दरबार के राजा और फिर उनके रिश्तेदार और फिर उच्च पद पर काम करने वाले ऑफिसर आते थे। और फिर मध्यम वर्ग में जो व्यापारी लोग यानी कि जो अपना ट्रेड करते हैं और फिर निचले स्तर के सरकारी ऑफिसर और फिर डॉक्टर और अभी के टाइम पे अकाउंटेंट यानी कि इस तरह के लोग मध्यम क्लास में आते थे। और निचले क्लास में स्लेव, जिनको हिंदी में नौकर कहते हैं, नौकर कहें या क्या कहें। और उसके बाद नाचनिया, जो कि पहले के भारत के राजा महाराजाओं के दरबार में भी ऐसे नाचने वाली लड़कियां होती थी ना, वैसे कोरिया के दरबार में भी नाचनिया होती थी। और फिर उसके साथ साथ जैसे कुछ वो निम्न क्लास के लोग लोअर क्लास में आते थे। और निम्न वर्ग के स्लेव लोगों की बात की जाए तो वो लोग या तो अपने मालिक के घर पर रह के अपने मालिक के घर के काम में हाथ बटाते हैं या फिर उनके पास अपने नाम की कोई खेती है नहीं। वो लोग देखने में तो किसान हैं लेकिन उनके पास अपने नाम की जमीन न होने की वजह से या तो मालिक की जमीन पर खेती करते हैं या फिर मालिक के बच्चे को पालना और फिर उनके जैसे जानवर के गू वगैरह साफ करना, इस तरह के कई मुश्किल काम में अपने हाथ बटाते हैं। लेकिन एक और खास बात यह देखने को मिलती है कि जोसन राजवंश के कानून के अनुसार इस तरह के निम्न वर्ग के स्लेव यानी कि जो दूसरों के घर पर रहकर उनका काम करते थे, उनको कानूनी रूप से अपने खुद की संपत्ति रखने की अनुमति थी। और जोसन राजवंश में स्लेव के प्रति बाकी लोगों की यानी खास करके उच्च श्रेणी वालों के उनके प्रति व्यवहार कैसा था, ये कोरिया के हिस्ट्री इंडस्ट्री में अब तक का सबसे गर्म मसाला है, क्योंकि इस पर बहुत सारे लोगों की दो राय चलती है। कुछ लोगों का यह कहना है कि जोसन राजवंश में स्लेव की जिंदगी जानवर से भी बदतर जिंदगी रही होगी। और उस बात के सबूत यह है कि जोसन डायनेस्टी में यानी कि कुछ हद तक जो स्लेव अपने मालिक की जिंदगी से तांग आकर अपने घर छोड़कर अपने गांव छोड़कर भाग जाते हैं, उनको पकड़ने के लिए सरकार अपना एक अलग दल बना के उसको संचालित करती थी। और फिर जो स्लेव उस दल के प्रति पकड़ा जाए उनको इतना टॉर्चर किया जाता था और फिर उनको अपने मालिक के घर वापस भेज दिया जाता था। और जो स्लेव
स्लेव भागने के बाद अपने मालिक के घर वापस भेज दिया जाए, उनके साथ क्या सालूक होता है ये तो आप लोग ही पता लगा सकते हो। इसके ऊपर हमारे कोरिया में कुछ साल पहले एक ऐतिहासिक धारावाहिक भी टीवी पर लॉन्च हुआ था और वो काफी हिट हो गया। लेकिन दूसरे पक्ष के लोगों का ये कहना है कि भले स्लेव दूसरे लोगों के घर पे रहकर अपने काम करते थे, लेकिन कानून से ये बात स्पष्ट पता चलती है कि उन स्लेव को भी अपने पास अपनी संपत्ति रखने की अनुमति थी। और ये जरूरी नहीं है कि हर मालिक ने अपने स्लेव यानी कि अपने नौकर के साथ इतना बद व्यवहार किया हो। ऐसे कुछ कुछ मामलों को देखकर पूरे जोसन डायनेस्टी में स्लेव के प्रति इतना खराब व्यवहार रहा होगा, ऐसा कहना गलत है। मेरा मतलब इस तरह से दावा करने वाले लोग भी बहुत ज्यादा है। और जाहिर सी बात है कि जो बच्चा उच्च श्रेणी वालों के घर में पैदा होता है वो अपने आप उच्च श्रेणी में आ जाता है, और जो बच्चा नौकर का या फिर स्लेव का पैदा होता है वो उसके पास तो चुनने का कोई सारा है नहीं, वो अपने आप स्लेव बन जाता है, अपने आप उसी मालिक के घर में लगातार काम करने लग जाता है जहां पर उसके पिता ने अपना पूरा जीवन काम किया है। तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग कास्ट सिस्टम में बदलाव आ जाता है 17वीं दशक में। उस जमाने के रिकॉर्ड को पढ़कर कुछ विद्वानों का यह कहना है कि 17वीं शताब्दी में पूरे जोसन डायनेस्टी के लगभग 30 से 40% लोग स्लेव रहे होंगे। लेकिन आप लोगों को जोसन राजवंश के स्लेव के दो खास बातें समझा देता हूं कि उनको आर्मी में जाने की जरूरत नहीं थी और ना ही उनको सरकार को टैक्स देने की जरूरत थी। और आप लोगों को तो पता है कि राज दरबार को, सरकार को अपने देश चलाने के लिए सैनिकों की टैक्स की जरूरत होती है, और अगर एक देश में टैक्स ना देने वाले खास करके स्लेव की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ती जाए तो यह सरकार के लिए भी अच्छी बात है नहीं। तो 17वीं शताब्दी के अंत में आकर राजाओं को भी इस बात का एहसास होने लगा कि अभी हमें देश में इतने सारे जो लोग स्लेव के तौर पर काम कर रहे हैं, लगभग 30 से 40% लोग स्लेव के तौर पर काम कर रहे हैं, हमें लगता है इनकी संख्या को कम कर देना चाहिए, या तो इनको आजाद कर देना चाहिए या फिर इनको दूसरा कोई काम देना चाहिए, या फिर खास करके इनके क्लास को हमें जानबूझकर ऊपर पहुंचाना चाहिए ताकि ये लोग भी टैक्स दें। इस तरह की नीतियों के चलते 18वीं शताब्दी में आकर स्लेव लोगों की संख्या धीरे धीरे करके घटने लगी, और उनके घटने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को एक अनुच्छेद बताया कि कानून के अनुसार यानी कानूनी तौर पर वो स्लेव लोग भले ही अपने घर ना रहकर दूसरों के घर पे स्लेव की तरह काम करते हो, लेकिन उनको अपने नाम की संपत्ति रखने की कानूनी तौर पर अधिकार है, अनुमति है। तो ये लोग क्या करते थे कि वहां के काम करके यानी कि अपने मालिक के लिए काम करके, जो कुछ मालिक थे जो उनको अपने जमीन या फिर जमीन का एक टुकड़ा या फिर अपनी कुछ संपत्ति नाम पे दे देते थे, तो फिर वो स्लेव अपने बेटे को या फिर अपनी औलाद को धीरे धीरे करके वो संपत्ति देने लगे, यानी कि वो संपत्ति जायदाद के रूप में देने लगे। तो 18वीं शताब्दी में आकर कुछ स्लेव के पास इतनी ज्यादा संपत्ति आ गई कि अब उनको मालिक के घर रहने की जरूरत नहीं पड़ी। तो उन्होंने अपनी संपत्ति, अपनी दौलत का इस्तेमाल करके क्या किया कि पहले कोरिया में ऐसा होता था कि अपने नाम के आगे सरनेम रखना यह सिर्फ उच्च श्रेणी वाले लोगों की बस की बात हुआ करती थी। तो उन लोगों ने क्या किया कि अपने जमा किए हुए पैसों से उच्च श्रेणी के लोग अपने नाम के आगे जो लगाते थे यानी कि जो सरनेम लगाते थे, उस सरनेम को वह फिर वो वहां के परिवार जो कागज होते हैं ना, पारिवारिक कागज को खरीदने लगे और फिर सरनेम बन गया। इसका मतलब यह हो गया अब वो कानूनी तौर पर स्लेव नहीं रहा। इस तरह कई लोग स्लेव क्लास से उठकर मिडिल क्लास में उठ गए और फिर कई लोग तो डायरेक्ट ऊपर वाले क्लास में उठ गए। इस बात के चलते जोसन राजवंश के अंत काल में स्लेव लोगों की संख्या धीरे धीरे करके घटने लगी और सन 1894 में कोरिया के सरकार के कुछ ऑफिसर के माध्यम से एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होता है जिसको कोरियन में खाबो गेह कहते हैं और अंग्रेजी में खाबो रिफॉर्म कहते हैं। और यह आंदोलन काफी हद तक सक्सेस भी हो गया और इस आंदोलन के चलते कोरिया ने भी आसपास के देश यानी कि चाइना, जापान और फिर रसिया की तरह अपने वेस्टर्न कल्चर को अपनाने के लिए अपना देश का दरवाजा खोल दिया। और उस आंदोलन का सबसे बड़ा फायदा यह निकला कि उस आंदोलन के बाद सन 1894 में फाइनली कानूनी तौर पर जोसन राजवंश ने ऐसा जो कास्ट सिस्टम जो कि पिछले सैकड़ों साल से मजबूती रूप में चल रहा था उसको पूरी तरह से खत्म कर देता है। लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है कि समाज में जब कोई कानून बन भी जाता है ना तो उसको लोगों के जनजीवन में लागू होने के लिए काफी टाइम लगता है। सन 1910 में जोसन डायनेस्टी के कॉलेज घटता है और फिर कोरिया जापान के कॉलोनी काल के अंदर चला जाता है। तब भी ऐसे रिकॉर्ड से बातें पता चलती कि कोरिया के छोटे छोटे शहर में, छोटे छोटे गांव में कई लोग थे जो कि दूसरों के घर में, मालिक के घर में ऐसे नौकर की तरह काम करते थे। उसके बाद सन 1945 में कोरिया जापान के कॉलोनी काल से आजाद हो जाता है, लेकिन उसके सिर्फ
5 साल बाद पूरा कोरिया 3 साल के लिए युद्ध के चपेट में आ जाता है। और आप लोगों को पता है कि जब कोई देश युद्ध के चपेट में आ जाता है ना, तो समाज में चल रहे पुराने सिस्टम, पुराने रीति रिवाज काफी हद तक खत्म हो जाता है। तो उस 3 साल के युद्ध में पूरा कोरिया तो पूरी तरह से लगभग चकनाचूर हो गया। और उस युद्ध के बाद कोरिया में कास्ट सिस्टम, जो कि पहले सैकड़ों दशक से चल रहा था, वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है और हमारा समाज पूरी तरह से बदल जाता है। तो बस यार, आज के वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हमेशा की तरह एक नई इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है। सीख एक को, सबक सबको। जय साउथ कोरिया, जय हिंद।